नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26/11 का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हमला जो हुआ था और उसका जो मुख्य साजिश करता था तहव्वुर राना, उसकी प्रत्यार्पण की घोषणा पहले ही हो चुकी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में अमेरिका गए थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा हुई थी कि इसको प्रत्यर्पित किया जाएगा भारत को, जो क्लियर हो गई और वो भारत आ भी गया। अभी वो एनआईए की कस्टडी में है और उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन उसके भारत आने और भारत के कानून के हिसाब से उसको क्या सज़ा तय होगी, ये तो बाद की बात है। हालांकि उसको उम्र कैद या फांसी से कम की सज़ा तो नहीं होगी, लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक सरगर्मी यहाँ बढ़ गई है, वो कई सारे नेताओं के बयान अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद जैसे लगते हैं कि इतने गंभीर मुद्दे पे भी वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? सब तो ये जानते हैं कि 26/11 को हमला हुआ था, उसमें अजमल कसाब नामक एक आतंकवादी पकड़ा गया था। तो ये तहव्वुर राना है क्या, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, रिचर्ड हेडली कौन था और किस प्रकार से ये 26/11 हमले को अंजाम दे पाया, इसके पीछे के मुख्य साजिशकर्ता, इसके सहयोगी कौन कौन थे, इसी बात का खुलासा होना बाकी है। ये तो सभी जानते हैं कि इसमें पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और वहाँ की सरकार सभी का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन अब चूंकि वो भारत आ गया है और जितनी सारी कड़ियाँ खुलेगी वैसे वैसे मामले सुलझते जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान टेंशन में है और भारत में कांग्रेसियों का भी इसी प्रकार का हाल है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि भारत में जब वो रेकी कर रहा था तो ऐसा कौन था जो यहाँ पर उसको सपोर्ट दे रहा था, हर चीज़ें मुहैया करा रही थी। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो इसके प्रत्यारोपण से सुलझ जाएगा। तो आइए इसी पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसने इस खेल को कैसे रचा और इस प्रकार से कितने हमले करने की उसकी योजना थी भारत में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं 26/11 मुंबई हमले की सच्चाई और तहव्वुर राना की भूमिका। आप सभी जानते हैं संवेदनशील मुद्दा है जिसमें कई देशों की जांच एजेंसियों की रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अदालतों के फैसले शामिल हैं। 26/11 हमला जो हुआ था, ये 26 नवंबर 2008 की बात है। आज से 16 साल पहले मुंबई के ताज ओबेरॉय होटल थे, इसमें नरीमन हाउस था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल समेत कई सारे जगहों पे एक एक करके धमाके हुए थे। इसमें लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए 10 पाकिस्तानी आतंकवादी भेजे गए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सभी के हाथों में जो हिंदू लोग कलेवा बांधते हैं उनकी पहचान है और उनकी जो आइडेंटिटी थी
वो सारे फर्जी हिंदू नाम से बने हुए थे। वो तो शुक्र मनाइए तुकाराम आंबले जी का, आज इनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, जिसके वजह से अजमल कसाब पकड़ा गया था। तभी सारी सच्चाई सामने आई। अगर सोच लीजिए कि अगर ये सारे आतंकवादी मर जाते और इनके पास से जो आई कार्ड मिलता, वो सारे के सारे आई कार्ड में हिंदू नाम थे। और उस समय की सरकार जिस प्रकार से भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़कर ये बताने की कोशिश की थी कि ये जो आतंकवादी थे वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे। आप उसी से अंदाज लगा लीजिए कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता। इस तरह की बातें उस समय हुई, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। इस आतंकवादी हमले में 170 से अधिक लोगों की जान गई थी और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अजमल कसाब एकमात्र जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी जिसको बाद में फांसी की सजा इस देश की अदालत ने दी थी। अब तहव्वुर राना कौन है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करना जरूरी है। ये जो है पाकिस्तानी मूल का कनेडियाई नागरिक है और ये अमेरिका में रहता था। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की सेना में उसके जो अस्पताल थे उसमें ये डॉक्टर की भूमिका में भी काम कर चुका है। और जैसे देखा आपने कि इसका प्रत्यार्पण हुआ भारत में, पाकिस्तान की ओर से कई सारे बयान टीवी पे देखने को मिले कि ये तो पाकिस्तान से इसका कोई संबंध ही नहीं है, ये तो कनाडियाई नागरिक है, अमेरिका में रहता था, ये वो, ये सारी बातें। लेकिन इसकी सारी पोल पट्टी इस वीडियो के माध्यम से मैं भी खोलूँगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन देखिएगा, सारी बातें आपको परत दर परत समझ में आएगी, इसलिए इसको देखना जरूरी है। ये जो है एक मेडिकल प्रोफेशन और बिजनेसमैन था जिसने शिकागो में इमिग्रेशन सर्विसेज का ऑफिस खोल रखा था और इसका जो ब्रांच है वो मुंबई में आकर खोला था, जिसके माध्यम से ये मुंबई में रेकी करवाकर उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया था। ये जो तहव्वुर राना जो है इसका संबंध डेविड हेडली से था। अब नाम से तो लगता है कि भाई ये ऐसे में कंफ्यूज मत होइए कि डेविड हेडली नाम है, इसका असली नाम दाऊद जिलानी था। इसका असली नाम डेविड हेडली का दाऊद जिलानी था। तहव्वुर राना का दोस्त और मुख्य साजिशकर्ता जिसने हमले से पहले भारत में रेकी की थी, यही काम किया था इसके कंपनी के माध्यम से यहां पर आकर डेविड हेडली। राणा पर आरोप है कि हेडली के भारत यात्रा में सहयोग देना, नकली बिजनेस वीजा और पहचान के जरिए उसे मदद पहुंचाना। राणा का दावा है कि वह हेडली की गतिविधियों से अनजान था। ये उस पे आरोप लगा रहा और वो इस पे आरोप लगा रहा। इस पे जो कानूनी कार्यवाही शुरू हुई उसकी भी छोटी सी चर्चा मैं आप लोगों के साथ कर दूं। 2011 में यूएस में ट्रायल शुरू हुआ। तहव्वुर राना को अमेरिका में भारत पर हमलों से संलिप्तता से बरी कर दिया गया था, लेकिन डेनमार्क के एक अखबार पर इसने हमला किया, उसकी
साजिश में शामिल होने का इस पे आरोप साबित हो गया। भारत की ये हमेशा से मांग थी और भारत चाहता था कि इसका प्रत्यर्पण हो और इस पे भारत के कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई हो। 2023 में अमेरिका की अदालत ने राणा के भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? तहव्वुर राणा का सीधा हाथ 26/11 हमले में साबित नहीं हो सका था अमेरिका अदालत में, लेकिन भारत उसे मुख्य साजिशकर्ता शुरू से मानता रहा है। जो डेविड हेडली था उसने गवाही दी थी। उसके गवाही के अनुसार राणा को कुछ हद तक हमले की योजना की जानकारी थी। अमेरिका में उसे कुछ मामलों में दोषी पाया गया, लेकिन भारत में उससे कड़ी पूछताछ करके मुकदमा चलेगा, ऐसा शुरू से और सभी का मानना था। अब डेविड हेडली ने जो गवाही दी थी वो क्या दी थी और उसने उसमें क्या बोला था, इस बात को भी समझना जरूरी है। डेविड हेडली जो था, जिसका असली नाम दाऊद जिलानी है, उसने अमेरिका में अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक प्ली बार्गेन के तहत सभी आरोपों को स्वीकार किया और जांच में सहयोग किया। इसके बदले इसे भारत को नहीं सौंपा गया और इसे अमेरिकी अदालत ने 35 साल की सजा सुनाई, इसलिए उसका प्रत्यर्पण नहीं हुआ। 2016 में हेडली ने मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दी थी, जिसमें उन्होंने जो बातें कही वो मैं आपको बता दे रहा हूं संक्षेप में। उसने तहव्वुर राणा की भूमिका को लेकर कहा कि उन्होंने राणा के शिकागो स्थित इमिग्रेशन फर्म का उपयोग भारत के लक्ष्यों की रेकी करने में उपयोग किया। मतलब उसका कंपनी का जो ब्रांच के माध्यम से यहाँ पे मुंबई में कहाँ कहाँ हमला होगा, इसकी जो रेकी की थी, ये पूरा प्लानिंग इसने किया। इसने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस बात को स्वीकार किया। लश्कर और आईएसआई का सहयोग का भी ये स्वीकार किया। इसने कहा कि उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर के निर्देशों पर काम किया और मुंबई के विभिन्न स्थानों की रेकी की। ये अदालत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब पेश हुआ था, इन सारी बातों को स्वीकार कर चुका है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से राजनीति हो रही। ये मुख्य तथ्य हैं जो मैंने आपको बताए। अब इस देश की पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टियां किस प्रकार से राजनीति की रोटियां सेक रही है, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने इस पे अलग अलग बयान किए और इस पे पी चिदम्बरम का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार के समय ही इसके प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई थी। बहुत अच्छी बात है, आपने शुरू की, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब इसको भारत प्रत्यारोपित कर लिया गया तो फिर आप क्रेडिट क्यों ले रहे हो? आपको ये बोलना चाहिए कि ये इस देश की जीत है, हमने शुरू किया और आज की सरकार ने इसे पूरा किया। इस हिसाब से इस देश की बहुत बड़ी जीत है। तो सिर्फ हमने शुरू किया मतलब कि ये मेरा पूरा क्रेडिट ले लेना है। इसमें किसी तरह से कांग्रेस नहीं चाहती कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका कोई भी क्रेडिट मिले, जबकि यही कांग्रेस है
कि समझौता एक्सप्रेस में जो हमला हुआ उसमें जो आतंकवादी शामिल थे वो बाद में सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे। और यही इनकी पार्टी के सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद का आरोप लगाया था और उसमें यही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कई सारे जो लोग थे उनका नाम को असीमानंद, इन लोगों के नाम को उछाला गया और कहा गया कि ये सैफरन टेरर, और ये पूरा नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि इस देश के एनआईए को ये केस सौंपा गया। और अगर आप एनआईए का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग जो भी इस तरह की घटनाएं होती है, आतंकवादी घटनाएं होती है, इस केस को एनआईए हैंडल करती है। और उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग 100% उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन सिर्फ जो भगवा आतंकवाद को प्रूफ करने के लिए कांग्रेस ने जब एनआईए का इस्तेमाल किया और ये साबित करने की कोशिश की कि ये सैफरन टेरर है, वो इसको अदालत में साबित नहीं कर पाए। इसी में एनआईए विफल हुआ। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि यही कांग्रेस की सरकार सीबीआई और आईबी को लड़ाने की कोशिश में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। ऐसा सिचुएशन हो गया था कि एक दूसरे के अधिकारियों को गिरफ्तार करने की नौबत आ गई थी। इस तरह का माहौल कांग्रेस ने बना दिया था उस समय, और आज ये इस तरह की बातें करते हैं। एक बात और आप लोगों को जानना चाहिए, उस समय की मनमोहन सरकार और जो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, जब वो राष्ट्रपति पद से हट गए तो उन्होंने अपने किताब में जिक्र किया है। और मनमोहन सिंह से पूछा गया, उन्होंने पूछा, इस बात की चर्चा उन्होंने अपने बुक में की कि जब पाकिस्तान के खिलाफ आपके पास सारे सबूत थे तो फिर आपने पाकिस्तान पे कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की। तो इसके जवाब में मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर उस समय हम कोई भी कार्रवाई करते तो इससे मुस्लिम समाज में एक गलत मैसेज आता और इसका फायदा बीजेपी उठा लेती। जबकि उस समय के आर्मी चीफ हों, एयर फोर्स मार्शल जो थे, वो स्पष्ट रूप से ये कह चुके हैं कि हम तो हमले के लिए तैयार बैठे थे, सरकार का आदेश मिलता तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते, लेकिन सरकार के ओर से कोई भी आदेश ही जारी नहीं हुए। तो जो लोग इस देश में ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से किया गया, और आज इसके प्रत्यारोपण पर वाहवाही लूटने के लिए लाइन में सबसे आगे लगने के लिए खड़े हैं, उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि आपकी सरकार रहते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो आपने क्यों नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग इसके सपोर्ट में यहाँ इस देश में इसको सह दे रहे थे, वो लोग कौन हैं, उनका भी नाम सामने आना चाहिए। पाकिस्तान तो सर्वविदित है, सब जानता है कि पाकिस्तान का दूसरा नाम आतंकवाद है, तो उसके नाम आने ना आने की बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ उसके सपोर्टर्स कौन थे, किसके माध्यम से वो इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सका, ये महत्वपूर्ण है। और जैसे उससे पूछताछ होगी, ये सारी बातें निकलकर निश्चित तौर पर सामने आएगी, और देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह का खेल हमारे इस देश में
होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप अपना कंट्रीब्यूट डोनेट भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे QR कोड रहते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारे डिटेल्स डालता हूँ। आप सभी से आग्रह है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना डोनेट करिए ताकि आगे बढ़ने में हमें आसानी होगी। आप सभी का बहुत बहुत